इस न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदाकतपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बोरा में बंद होटल की महिला मैनेजर का शव फेंकते 3 धराए। भीड़ ने स्कॉर्पियो में लगाई आग। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। छेड़खानी से तंग आकर 2 छात्राओं ने कर ली पढ़ाई से तौबा। पुलिस कर रही है मनचलों की तलाश। और शौच के दौरान अज्ञात वाहन ने खल्लासी को रौंदा। इलाज के दौरान मौत। परिवार में पसरा मातम का माहौल। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र के अथर और बोछा थाना के सलाह गांव के बीच गर्दनिया चौक के पास शनिवार की देर शाम स्कॉर्पियो पर सवार 3 युवकों को बोरा में बंद महिला का शव फेंकते पकड़ा गया। बोरा से मैठी टॉल के पास स्थित एक होटल की महिला मैनेजर का शव मिला। धराए 3 में से 2 युवक पुलिस के सामने ही फरार हो गए, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो में आग लगा दी। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने पुलिस जवानों के साथ धक्का मुक्की भी की। शव फेंकते धराए रोहित कुमार मैठी टॉल के पास लॉज चलाते हैं। मृतका उसी लॉज में रहती थी। आशंका जताई जा रही है कि हत्या की गई है, जिससे लॉज और होटल के लोगों की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। इसके लिए रविवार को होटल और लॉज की एफएसएल से पुलिस जांच कराई। गर्दनिया चौक के पास शव फेंकते हुए एक ग्रामीण ने स्कॉर्पियो सवार लोगों को देख लिया था। उसने रमई नगर के ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। इसके बाद स्कॉर्पियो को धरने के लिए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। जाम के दौरान जब स्कॉर्पियो पहुंची तो ग्रामीणों ने उसे घेर लिया। उसमें सवार 3 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पूरे मामले की जानकारी मुशहरी पुलिस को दी गई। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार गुप्ता फोर्स के साथ रमई नगर चौक पर पहुंचे। ग्रामीण आक्रोश में थे। पुलिस ने माहौल शांत करने में लग गई। तब तक ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सौंपे गए 3 लोगों में से 2 भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए। इससे ग्रामीणों का आक्रोश और भड़क गया और हंगामा करने लगे। गुस्साई भीड़ ने उस स्कॉर्पियो में आग लगा दी जिसमें महिला का शव फेंका गया था। मौके पर स्कॉर्पियो धू-धू करके जल गई। पूछताछ में धराए मैठी निवासी रोहित कुमार ने बताया कि स्कॉर्पियो का वह मालिक है। बताया कि मृतका उसके लॉज में किराएदार थी। वह झारखंड की रहने वाली थी और होटल में मैनेजर थी। 6 माह पूर्व दोनों प्रेम विवाह किया और मैठी आ गए थे। दोनों पति पत्नी रोहित के लॉज में किराए पर रहने लगे। 3 दिन से उसके कमरे का ताला बंद था। मृतका का प्रेमी सह पति फरार था। कमरे से बदबू आने लगा तो ताला तोड़कर देखा गया। उसे महिला का शव मिला। फंसने के डर से रोहित शव को ठिकाने लगाने के लिए स्कॉर्पियो से निकला था। वहीं ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस मौत का राज खुल जाएगा। यह है कि कल शाम को कौवा गाछी है सरकुद्दीनपुर से आने वाले सड़क पर एक युवती का जो है सो हत्या करके बोरा में कस करके फेंक करके भाग रहा था और ग्रामीणों ने देखा तो उसको खदेड़ करके गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी में 3-4 लोग थे। भीड़ का फायदा उठा करके लोग भाग गए और तब तक स्थानीय थाना भी आया और उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया। पकड़ करके उसको आगे की कार्रवाई कर रही है। जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। इस कारण से इस घटना का जो एक अहम हिस्सा था, इस गाड़ी से लाकर के लाश को लेकर आया गया था और उसको फूंका गया था।
उसको जो है सो अब रात में आग के हवाले आक्रोशित भीड़ ने कर दिया। देखना है कि मानवता को शर्मसार करने वाला और महिला के साथ अत्याचार करने वाला, हत्या करने वाले हत्यारे को क्या सजा मिल रहा है, इसमें कितने लोग शामिल हैं ये तो वक्त बताएगा। देखिए, मामला है कि वो गायघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शुभम लाइन होटल है। शुभम लाइन होटल में वो लड़की मैनेजर का काम करती थी और वो जैसा कि जो पीड़ित पक्ष से तो कोई नहीं मिले हैं और जिनकी स्कॉर्पियो जलाई गई है, जिन पर ये आ रहा है कि इन्होंने डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा था रोहित के बकौल रोहित के ही मैं बता रहा हूँ कि उसका कहना था कि किसी लड़की से प्यार करती थी और मेरे लॉज में रहती थी, तो उससे शादी भी हुई थी जिससे वो प्यार करती थी और उसी से क्षुब्ध होकर इसने आत्महत्या किया था। मैं तो केवल मेरे लॉज पर ये नहीं आए इसलिए मैं इसको यहाँ पर डेड बॉडी को यहाँ फेंकने आया था, लेकिन जब तक वास्तविकता सामने नहीं आ जाती है, अब हम लोग गहरे अनुसंधान के बाद ही कुछ बता पाएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उसके बाद से लॉज का मालिक वहाँ से अपने डेड बॉडी को लाया है और मुसहरी थाना क्षेत्र में फेंकने के क्रम में ग्रामीण जो थे, ग्रामीणों ने देख लिया। ग्रामीणों के देखने के बाद ग्रामीण उसको घेर लिए। एक तरफ पुलिस को सूचना भी दी और दूसरी ओर स्कॉर्पियो में भी आग लगा दिया ग्रामीणों ने। तो हम लोग पूरी तरह से तहकीकात कर रहे हैं, अनुसंधान के बाद ही सही निर्णय पर हम लोग पहुंच पाएंगे। इस मामले में कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए? अभी तक तो बस वही जो ग्रामीणों ने रोहित को पकड़ के दिया था वो रोहित गिरफ्तार है और हम लोग उसके निशानदेही पे ही और सब अनुसंधान कर रहे हैं। जिनकी मौत हुई है या जिनका डेड बॉडी फेंका जाता है वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये अभी तो पीड़ित पक्ष से कोई नहीं मिला है और रोहित भी नहीं बता पा रहा है, बस इतना कह रहा है कि शुभम लाइन होटल में ये मैनेजर का काम करती थी। जो आरोपी है उनका कहना है कि सुसाइड की हुई थी, तो इस बात की जानकारी पुलिस को दी जानी चाहिए थी। बिल्कुल और अगर ये साफ सुथरे छवि के होते तो वहीं पर अपने लॉज पे ही पुलिस को बुला के सारी चीज़ बताते, लेकिन कहीं ना कहीं से इनकी भी किसी न किसी रूप में संलिप्तता है, इसलिए हम लोग सही जानकारी तभी दे पाएंगे जब अनुसंधान पूरा कर लें। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना इलाके के कल्याणपुर चौक के पास सड़क किनारे पेशाब कर रहे युवक को 2 दिन पहले तेज रफ्तार वाहन ने ठोकर मार दी थी, जिसका इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद युवक के शव को सड़क पर रखकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय जनप्रतिनिधि के समझाने पर परिजन शांत हुए और युवक का दाह संस्कार किया। युवक की पहचान साहिला बली नड़हर गांव के सिकंदर सहनी के 22 वर्षीय पुत्र अमरजीत कुमार के रूप में हुई है। युवक खलासी का काम करता था। बताया जाता है कि 31 जनवरी को मृतक पिकअप से नरमा सामान लोड करने जा रहा था। इसी दौरान कल्याणपुर चौक के पास पिकअप से उतरकर सड़क के दूसरे किनारे पेशाब करने गया, तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने ठोकर मार दी। स्थानीय लोगों ने उसे उठाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 दिनों के इलाज चलने के बाद आज उसकी मृत्यु हो गई। खलासी के काम करता था। तो पेशाब करने के लिए नीचे उतर के पेशाब करता था, अचानक से कोई गाड़ी वाला आया ठोक दिया। तो इतने में मतलब कोई फोन किया तो हम लोग यहाँ से पहुँचा था, प्राइवेट में इलाज कराने के लिए ले गया था। 4 दिन के बाद खो गया। कहाँ चोट लगा था? ज़्यादा लगा था इसमें। घटना हुआ है कि सिकंदर सहनी के लड़का पिकअप पे खलासी का काम करता था। वो कल्याणपुर, हम लोग को हथौड़ी से नरमा जाने वाला रास्ता में कल्याणपुर पड़ता है, वहाँ पिकअप लगा करके पेशाब करने के लिए उतरा। पेशाब कर रहा था, अज्ञात गाड़ी आया जो मार के चला गया। हम लोग को हल्ला उल्ला होकर के फ़ोन से घर पे फ़ोन किया, हम लोग को मालूम हुआ, तब हम लोग गए तो उसको ये लोग प्राइवेट में लेकर के चले गए थे। तो हम लोग वहाँ गए जहाँ 2 दिन इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई। क्या नाम? जानकारी प्राप्त हुई थी हम लोग को परसों कि सिकंदर सहनी जी का लड़का पिकअप पर खलासी का काम करता था, जो नरमा जाने के क्रम में कल्याणपुर के पास पेशाब करने के लिए पिकअप से उतरा और कोई तेज़ रफ्तार अज्ञात वाहन आया, उसको ठोकर मार के चला गया। उसके बाद परिजन जो है जानकारी मिली, वहाँ के लोगों के द्वारा जानकारी दिया गया, फिर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग भर्ती करवा लिए थे और 2 दिन इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई है, जो पोस्टमार्टम के बाद पुलिस पदाधिकारी के द्वारा अब जो है दाह संस्कार के लिए हम लोग ले जा रहे हैं।
मुजफ्फरपुर में मनचलों की वजह से इन दोनों बहनों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घटना औराई थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बताया जा रहा है कि एक परिवार की दो बहनें, जिसमें एक तो शारीरिक रूप से असंध है पर पढ़ाई का जुनून है। कॉलेज जाने से पहले रास्ते में असमंत लूटने का डर सताता रहता है। शिकायत के बाद दोनों परिजनों के बीच कई बार विवाद हो चुका है। इसके बावजूद मनचले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सुनसान जगहों पर लगातार परेशान किया जा रहा है। इसकी वजह से परिजनों ने छात्राओं की उम्मीद पर रोक लगा दी। घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। छात्राओं के बीच बस इस बात का खौफ है कि उसके आबरू से कोई खिलवाड़ नहीं करे। पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आबरू को लुटने नहीं देगी। बस इसी वजह से इस दिव्यांग ने मनचलों के डर से पढ़ाई ही छोड़ दी। वहीं दूसरी छात्रा मैट्रिक की टॉपर है। अच्छे अंक प्राप्त कर जिले का मान बढ़ा चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। दोनों बेटियां अफसर बनकर माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन मनचलों की वजह से उनके मसूबे पर पानी फिर चुका है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि मनचलों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मेरा हाथ देख रहे हैं, मतलब उतना प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरा मन था हम पढ़ लिख के कुछ बने, कुछ करे। पापा ने बहुत मेहनत की, किसान है पापा, उस लायक बहुत मेहनत की। दिन रात चौर में रहते हैं, हम लोग घर पे रहते हैं। पढ़ते थे, घर गांव में रह के 10th किए। उसके बाद मन था बाहर जाए, तो मामी के पास, मामा के पास रह के पापा सारा खर्चा दिए और रह के हम 12th करें। उसके बाद गाँव में रहते थे, 10th पास किए। तब भी ये पीछा करता था, बाइक से आता था, हमेशा दोस्त लोग के साथ रहते थे, बहुत गलत वर्ड यूज़ करता था, हमेशा परेशान करता था। और इधर आके जब 12th पास करने लगे, 10th में स्कूल के बाद मुजफ्फरपुर गए पढ़ने, तो 12th में MDDM कॉलेज के पास आके वीडियो बना के धमकी भेजता था, देखो तुम्हारे कॉलेज के पास है, ऐसे वैसे। हम बहुत डर गए, भाई जी को फ़ोन किए, भाई जी समझाए थे। फिर गाँव में आए, फिर जून के रात में हम जा रहे थे, अपनी दोस्त की सहेली के शादी था, तो बोले कि चलो दोस्त लोग को और बुलाने जा रहे थे कुछ को। तब तक मैं आके मेरा हाथ पकड़ लिया और कुछ अजीब बात कहने लगा। बताइए ऐसे में हम पढ़ेंगे, क्या करें? मेरा मन है, हम दिव्यांग हैं, हम नहीं सुनना चाहते हैं कुछ लाइफ में जो हाँ दिव्यांग ऐसे है वैसे है। घर का ज़िंदगी हमको काटना नहीं है, हमको कुछ बनना है लाइफ में, लेकिन उसकी वजह से हम घर में कह दूँ, मेरे पापा पढ़ने नहीं देते, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं हम। इतना प्रॉब्लम हो गया है। कॉलेज आता है तो कॉलेज तक पहुँच जाते हैं, कम से कम हमको पढ़ने दो चैन से। नहीं, मेरे पापा तो उसको कुछ बोलते नहीं है। बच गया मेरा बात, हम उसको कसम खा के बोले हम नहीं टोकेंगे। टोके जो भी दोस्त था, क्लासमेट था मेरा, टोके तो वो भी कसम खा रहे हम नहीं टोकेंगे। बस मेरा पीछा ना करे, मेरे को पढ़ने दे चैन से, ताकि हम कुछ जाके आगे अफसर बन सके। कुछ भी अफसर तो नहीं बन सकते, हो सकता है हाथ की वजह से, लेकिन कुछ भी करके जो हाँ नाम चले, जो हाँ कुछ किया है, दिव्यांग है, तो वैसे कुछ पोस्ट पे जाना चाहते हैं। मेरी वजह से मेरी बहन का पढ़ाई खराब हुआ, इतना हम गांव में सुनते हैं। ये सब सही, हम बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। मन कर रहा है ना, जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता इस सब वजह से। मेरा पागला गया, माइंड पागल हो गया। पढ़ने बैठते हैं तो उसी का बात दिमाग में आता रहता है। पढ़ने के लिए, कंप्यूटर क्लास करने के लिए और जाना पड़ता है। पापा को बोले करवा दीजिए, लेकिन रामपुर वाला गाछी में बैठा रहता है, क्या क्या गंदा नशा सब करता है, डायलोटर सुलेजन पता नहीं क्या क्या पीता है। और जाते हैं तो एकदम अजीब तरह से देखता है, कभी कभी कुछ बोल भी देता है। औराई में ये पुलिस को सूचना है और बात की शुरुआत हुई थी कि वो स्कूल जाने से मना करता था एक पक्ष। उसके बाद दोनों पक्षों में लड़ाई हुई है और दोनों पक्ष से ही लोग घायल हैं। तो हम लोग पुलिस के संज्ञान में है, हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। लड़की पढ़ाई वढ़ाई भी छोड़ दी, ऐसा सूचना है? हाँ, ये तो अनुसंधान के बाद बताया जा सकता है, लेकिन ये प्रथम दृष्टया तो लग ही रहा है कि एक लड़का है जो कि वो स्कूल जाने से रोकता था। इसी बात को लेकर दोनों परिवार के बीच लड़ाई हुई, मारपीट भी हुई है। एक पक्ष SKMCH में भर्ती है और दूसरा पक्ष वहाँ आवेदन दिया है। हम लोग दोनों आवेदन को लेकर अनुसंधान करेंगे। पूर्व से प्रेम प्रसंग था क्या? ये तो अनुसंधान के बाद बताएंगे, ये बिना अनुसंधान के ये नहीं बता। एक और विपक्ष जहां बजट को बिहार के हित में नहीं होने का आरोप लगा रहा है, वहीं बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने इस बजट को सभी वर्गों को ध्यान में रखने वाला बजट बताया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद कहा। मंत्री केदार गुप्ता ने केंद्रीय बजट को सभी वर्गों के लिए संतुलित और बिहार के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला बजट बताया है। उन्होंने विपक्ष के सवाल को नकारते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के आलोक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को सभी वर्गों का ध्यान रखा है।
खासकर युवाओं, किसान और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए यह बजट शानदार है। उन्होंने कहा कि आयकर में 12 लाख तक की सीमा तक छूट दिए जाने से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगा। युवा उद्यमियों के लिए श्रेणी की राशि 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ की गई है। इससे उन्हें अपने उद्योग धंधे के लिए बेहतर स्रोत हासिल हो सकता है। निश्चित तौर पर यह बजट सभी वर्गों को ख्याल में रखकर और इससे समाज के वंचित वर्ग, मध्यम वर्ग, दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग, सारे वर्गों जो वर्ग विकास से वंचित रहे हैं सबको ख्याल रखते हुए माननीय देश के प्रधानमंत्री और सीतारमण जी ने किया। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री गरीब के बेटा है, गरीबी को उन्होंने देखा है और क्या क्या उन्होंने झेला, जिस चीज को उन्होंने झेलने का काम किया है उसको अपने राजपाट में सबको ठीक ढंग से धरातल पर उतर जाए, उसके लिए उन्होंने काम किया। आज हम आप लोग के माध्यम से बिहार वासियों की तरफ से अपने पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देते हैं कि आपके कुशल नेतृत्व में जिस तरह से भारत को विकसित बनाने के लिए आपने बजट लाया, इसमें निश्चित तौर पर किसानों के लिए जो आपने काम किया है, 3 लाख रुपया का जो क्रेडिट कार्ड था उसको आपने 5 लाख करने का काम किया है। इससे किसानों का हित होगा, किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। युवाओं के लिए जिस तरह से उद्यमी नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए 5 करोड़ के 10 करोड़ का लोन देने का जो आपने घोषणा किया है, निश्चित तौर पर हमारे युवा इससे आत्मनिर्भर होंगे और युवा ही आत्मनिर्भर नहीं होंगे, इससे जो बेरोजगार है वो लाखों करोड़ों जो बेरोजगार है उनको रोजगार। विपक्ष का यह है किसानों के लिए से लॉलीपॉप, तेजस्वी काला लॉलीपॉप धरा दिया गया बिहार में। तेजस्वी जी को कुछ जानकारी है क्या? उन्हीं के गठबंधन के लोग कह रहे हैं यह बिहार के लिए जब बजट है, जब उन्हीं के बड़े नेता दिल्ली में बैठने वाले नेता कर रहे हैं कि बिहार का बजट, उनको तो समझ में नहीं आता है। इनको तो 5-5 को विभाग मिला हुआ था तो समझ में आ रहा था। नौकरी की बात करते हैं, इनको 5-5 को विभाग था। आप बता दीजिए ना, पत्रकार बंधु है, अपने विभाग में केवल को नौकरी देने का काम किया। और जिस शिक्षा विभाग की बात करते हैं उस शिक्षा विभाग में उनके मंत्री तो जाते ही नहीं, उनके मंत्री जाते ही नहीं। आज जिस तरह से 12 लाख रुपया आयकर में जो है छूट देने का काम किया गया, इससे किनको लाभ होगा? जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको आय का सीमा बढ़ाने से उनकी उन्नति होगी, उनका घर में खुशहाली आएगी और जो विकसित राष्ट्र की जो संकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री वो पूरा होगी। मैं निश्चित तौर पर आप लोग के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आग्रह किया था, उस आग्रह को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए बहुत सारा कल्याणकारी योजना को इस बजट में देने का काम किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में बिहार में पर्यटन के विकास को भी ध्यान में रखा गया है। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में पर्यटन के क्षेत्र में विशेष फोकस किया गया है। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के तर्ज पर बिहार में नालंदा, राजगीर, गया और बोध गया में महाबोधि टेम्पल और विष्णुपद मंदिर के विकास की कार्य योजना पर बिहार सरकार तेजी से कार्य कर रही है। इसे मुद्रा लोन से जोड़ते हुए बुद्धा सर्किट की सुविधा बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। यह बातें उन्होंने ललित नारायण मिश्रा के जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम से पूर्व पत्रकारों को कही। मंत्री नीतीश मिश्रा ने यह भी कहा कि बिहार के सभी जिलों में पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर का मणिका मन भी शामिल है। उसके विकास हो जाने से रोजगार की संभावना भी बढ़ जाएगी। देखिए, बिहार एक नेचुरली ब्लेस्ड राज्य है और यहाँ पर एक पर्यटकीय दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो सभी कुछ आपको मिलेगा। चाहे रिलीजियस टूरिज्म की भी हम बात करें या हम इको टूरिज्म की बात करें, एडवेंचर टूरिज्म की बात करें, वाटर स्पोर्ट्स की बात करें,
अगर हिल्स की बात करें, वाटरफॉल्स की बात करें, तो बिहार में सब कुछ है। तो बिहार को एक बेहतर तरीके से बिहार के टूरिज़्म लोकेशंस की ब्रांडिंग हो, बिहार आ रहे पर्यटकों को हम बेहतर सुविधाएं दें, उस कड़ी में लगातार हम लोग की कोशिश हो रही है। नए होटल्स भी आ रहे हैं, वे साइड एमिनिटी जो रास्ते में हाईवेज़ वगैरह हैं वहाँ पर कुछ वे साइड एमिनिटी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में अगर बिहार में पर्यटकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो उनके लिए हमको सुविधाएं भी बेहतर देनी है। और भारत सरकार का भी लगातार, चाहे पिछले वर्ष का भी बजट हो या इस वर्ष का भी जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें भी जो पर्यटन क्षेत्र को पर विशेष फोकस भी किया गया है, क्योंकि पर्यटन में रोजगार के भी बहुत सारे अवसर आते हैं जो बिहार के युवाओं को आने वाले समय में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकेगा। पर्यटन में क्या है सर बजट में? देखिए, एक तो पिछले वर्ष भी अगर आप याद करेंगे तो उसमें नालंदा, राजगीर, गया और बोधगया जो महाबोधि टेम्पल है और विष्णुपद मंदिर है, उसको कॉरिडोर के तौर पर, जैसे वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का जिस ढंग से निर्माण कराया गया, उसी पैटर्न पे, उसी तर्ज पर इन दो मंदिरों का, चाहे वो विष्णुपद हो या महाबोधि टेम्पल हो, उन पे कार्य योजना राज्य सरकार बना रही है। और इस वर्ष के भी बजट में, चाहे वो होम स्टे, जैसे मुद्रा लोन है तो होम स्टे की एक हम लोग की भी पॉलिसी है कि आप अपने घर में अगर टूरिस्ट को ठहराते हैं, उसके लिए फैसिलिटीज़ आप बढ़ाना चाहते हैं, तो राज्य सरकार की भी स्कीम है। और अब कल की घोषणा के बाद कि मुद्रा स्कीम में भी उसको जोड़ा जा सकता है। इस बार के भी बजट में जो बुद्धिस्ट सर्किट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल टूरिस्ट का जो बिहार आना होता है, उसमें प्रायः लोग जो बुद्धा सर्किट है, जो बुद्धिस्ट सर्किट है, उसके भ्रमण पर लोग आते हैं। तो वहाँ पर हम उसको और बेहतर कैसे हम डेवलप कर सकें, कैसे फैसिलिटीज़ हम क्रिएट करें, कैसे उसकी ब्रांडिंग हम करें, ताकि ना सिर्फ अपने देश के लोग बल्कि बाहर से भी जो लोग आना चाहते हैं और बुद्धिस्ट सर्किट को विजिट करना चाहते हैं, उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस मिले। मुजफ्फरपुर में मन को भी डेवलप करने की बात। देखिए, वो कार्य प्रारंभ भी है और मुझको प्रसन्नता है कि धीरे धीरे बिहार के सभी जिलों में कुछ ना कुछ वैसे लोकेशंस को पर्यटन विभाग डेवलप कर रहा है जो वहाँ के ज़िले के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हैं पर्यटकीय स्थल भी होगा। पर्यटकीय स्थल विकसित होने से रोजगार के भी कई अवसर वहाँ क्रिएट हो जाते हैं, लोगों को आने का, घूमने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी मिल जाता है। तो मनिका मन झील में भी चरणबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं और अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर में खादी मॉल ने भी काम प्रारंभ किया है, उसके भी बहुत बेहतर रिस्पांस आ रहे हैं। और आने वाले समय में खादी मॉल के भी माध्यम से हम बिहार के प्रमुख शहरों में, या यूँ कहें कि हर एक कमिश्नरी में जो हमारा प्रमंडल है, हर एक प्रमंडल में हमारा एक खादी मॉल स्थापित हो, उस दिशा में उद्योग विभाग भी काम कर रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डैन न्यूज। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़ते हैं आपको अगली खबरों की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का आम बजट 2025-26 पेश किया। इस आम बजट में बिहार को लेकर विशेष रूप से घोषणा की गई। इस बजट पर भाजपा नेताओं ने रविवार को प्रेस वार्ता कर अपना बयान जारी किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री मुजफ्फरपुर सांसद राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि ये बजट आम आवाम, मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के तहत एक कदम है। मेडिकल और IIT के क्षेत्र में स्वागत योग्य निर्णय लिया गया है। मखाना प्रोसेसिंग मिथिलांचल के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बिहार में पलायन पर भी विराम लगेगा।
मुजफ्फरपुर में भी जमीन उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रयास करूंगा। जीवन रक्षक दवाओं को सस्ता किया गया। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष पूर्वी विवेक कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष पश्चिमी हरिमोहन चौधरी, बिहार सरकार पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, पूर्व विधायक बोछा बेबी कुमारी, पूर्व एमएलसी गीता देवी, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी प्रभात मालाकार, जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर साकेत शुभम ठाकुर समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। जी, आज का प्रेस वार्ता बजट को देखते हुए आयोजित किए हैं और आपने देखा कि किस तरह से कल जो बजट पेश हुआ उस बजट में देश को विकसित भारत बनाने वाला बजट है और इसमें खास करके मध्यम वर्गीय परिवार को काफी कुछ ध्यान में रख करके बनाया गया बजट और उसमें भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बिहार के विकास के लिए पिटारा ही खोल दिया। हमने देखा कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने जो मिथिलांचल के विकास के लिए मखाना, चूंकि यहाँ एक जीआई टैग भी मिला हुआ मखाना को, तो मखाना के लिए उन्होंने मखाना बोर्ड स्थापना के लिए बजट दिया है ताकि मखाना से जुड़े हुए जितने भी प्रोसेस है, चाहे उत्पादन करने वाले लोग, मार्केटिंग करने वाले लोग या उसकी प्रोसेसिंग करने वाले लोग, पैकेजिंग करने वाले लोग, सारे लोग लाभान्वित हो, सारे लोग आगे बढ़े। बिहार के औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने प्रोसेसिंग स्थापना करने की बात की है। तो निश्चित रूप से अगर बिहार में चूंकि रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, जो एग्रो आधारित जो रॉ मटेरियल है उसकी कमी नहीं है, तो आने वाले दिनों में बिहार में जो नेशनल लेवल का जो इंस्टीट्यूट होगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट होगा, तो इससे लोगों को बहुत सारी कुछ सीखने को भी मिलेगी और लोगों को इस क्षेत्र में काम करने का भी मौका मिलेगा। बिहार के संदर्भ में आईआईटी के हॉस्टल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी काफी बजट दिया गया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की गई है। निश्चित रूप से ये बजट और बिहार का जो कोसी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर जमीन के सिंचाई के लिए वेस्टर्न कोसी कैनाल के स्थापना की बात, उसके लिए बजट दिया गया है। निश्चित रूप से ये बजट कुल मिलाकर एक मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रख करके बनाया गया है और ये भारत के डेवलपमेंट में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा और विकसित भारत बनेगा। इस बजट का गठन की लिच्ची बोर्ड के गठन की बात हो रही थी, मुजफ्फरपुर शहर लिच्ची गठन नहीं हो पाया, उसका नहीं हो पाया। देखिए, मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र है और मुजफ्फरपुर में लीची से संबंधित और भी बहुत सारे चीज हैं और आने वाले दिनों में लीची पर भी और हम लोग काम करेंगे। मखाना भी मिथिलांचल का, चूंकि हम लोग लीची को जीआई टैग भी मिला हुआ है, मुजफ्फरपुर भी मिथिलांचल का एरिया है और मिथिलांचल को सौगात दिया गया है। मखाना इस क्षेत्र की भी एक पहचान है। निश्चित रूप से इसको अलग करके नहीं देखा जाए, पूरे मिथिलांचल के लिए सौगात है। आप एक डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य को लेकर के क्या कहें? आपने देखा कि किस तरह से 36 तरह का जो लाइफ सेविंग ड्रग है उसको सस्ता किया गया है। तो निश्चित रूप से सरकार का दूरगामी सोच है कि जो हमारे यहाँ चाहे कैंसर की दवा हो या लाइफ सेविंग दवा हो, उन दवाओं को सस्ता किया गया है ताकि गरीब लोग जो है, मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनको इलाज कराने में असुविधा हो गई थी, ऐसे लोगों को मदद। काफी ज्यादा उम्र के लोग एक्सप्रेस जो ट्रेन है वंदे भारत जैसा स्पेशली बिहार को मिले, मुजफ्फरपुर को मिले, वो विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं, मुजफ्फरपुर के लिए मैंने वंदे भारत ट्रेन की मांग की है और मुजफ्फरपुर के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम था कि यहाँ पर वंदे भारत के लिए वाशिंग पिट की व्यवस्था नहीं थी। ये वाशिंग पिट जल्दी ही स्थापित हो जाएगा, ये इसका काम चल रहा है। जो ही वाशिंग पिट स्थापित होगा हम लोग प्रयास करेंगे कि वंदे भारत मिल जाए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा के द्वारा मुजफ्फरपुर के अहियापुर स्थित कार्यालय में बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित मोर्चा के सदस्यों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसी दौरान मोर्चा के जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा ने कहा कि शहीद जगदेव प्रसाद संघर्ष करते करते शहीद हो गए। आज खासकर बिहार में शहीद जगदेव प्रसाद शोषण वंचितों का आइकॉन है।
उनके चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, इसलिए हम भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं कि शोषित पीड़ितों की आवाज को उठाने वाले बिहार के लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पे राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी की ओर से पूरे बिहार में प्रखंड स्तर और जिला कार्यालय में यह कार्यक्रम रखा गया है, जो भारत लेनिन जगदेव बाबू की आज 2 फरवरी को जयंती मनाई जा रही है। जगदेव बाबू का एक नारा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। तो उनके आज विचारों को आज समाज के बीच में जो उनका एक दलित महादलित पिछड़ा का जो मसीहा थे, उनकी आज बातों को याद करते हुए आज उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए जिला कार्यालय में उनकी जयंती मनाई गई है। और पूरे मुजफ्फरपुर जिला के 16 प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष की अध्यक्षता में जयंती मनाई गई है। रविवार को डॉक्टर महेश प्रसाद राय विचार मंच के तत्वाधान में मुजफ्फरपुर के शहीद स्मारक पर महान शिक्षाविद एवं समाजसेवी स्मृति शेष डॉक्टर महेश प्रसाद राय की 4थी जयंती एवं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान नागरिक मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि डॉक्टर महेश प्रसाद राय शोषित पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर दिया था। असहाय एवं निर्धन छात्र छात्राओं की सेवा के प्रति उनका काफी लगाव था। गरीब छात्रों को हर तरह की सेवा देने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। मौके पर समाज सेवी आलोक कुमार अभिषेक, सत्येंद्र कुमार सतेल, स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, डॉक्टर अंजनी कुमार पाठक, कवि डॉक्टर जगदीश शर्मा सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। महान शिक्षाविद, समाज सेवी, जिनके नाम से मार्कर के पास बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ऐसे महामानव। और सबसे बड़ी इनकी खासियत है कि महेश प्रसाद राय जी का जन्म तिथि और पुण्यतिथि एक ही दिन है। 2 फरवरी को ही उनका निधन भी हुआ और 2 फरवरी को उनका जन्म है, इसलिए जयंती और पुण्यतिथि समारोह एक ही दिन 2 फरवरी को आयोजित की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेत्री, कभी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रही, विभागाध्यक्ष बिहार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, परम आदरणीय डॉक्टर तारण राय जी के पति, जिन्होंने शोषित पीड़ित मानवता की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। अब अवकाश प्राप्त शिक्षक होने के बाद भी उन्होंने सामाजिक जीवन में गरीबों को, गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई अन्य सुविधा देने के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में शहीद स्मारक पर उनकी जयंती और पुण्यतिथि समारोह पर हम मुजफ्फरपुर वासी उन्हें सत सत नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। और हम सब यह संकल्प लें उनके पुण्यतिथि पर कि जो गरीब, जो पीड़ित, जो शोषित है उसकी सेवा करें। और मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम में रविवार को प्रदूषण मुक्त पारंपरिक सौदाह संस्कार संयंत्र का विशिष्ट अतिथि मुन्नी देवी, महापौर निर्मला साहू, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, श्री रानी सती मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया, पिछड़ा वर्ग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी, भाजपा पूर्वी जिला अध्यक्ष विवेक कुमार, डॉक्टर अरुण शाह, डॉक्टर रमेश केजरीवाल और डॉक्टर नवीन कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया गया। मौके पर अतिथियों ने बताया कि एक तरफ जहां मुजफ्फरपुर प्रदूषण में अग्रणी है, वहीं मुक्तिधाम से निकलने वाली धुआं प्रदूषण मुक्त होगी। यह मुजफ्फरपुर के लिए गौरव की बात है। मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण कम करने में मुक्तिधाम सहायक होगा। वहीं मुक्तिधाम प्रबंधन कार्यकारिणी समिति के संयोजक डॉक्टर रमेश केजरीवाल ने बताया कि यह संयंत्र पर्यावरण के अनुकूल है। यह धुएं और अन्य हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को भी नियंत्रित करती है।
जिसमें वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। यह उपकरण धुएं और अन्य हानिकारक गैसों को छानकर उन्हें वातावरण में छोड़ने से पहले साफ करता है। यह संयंत्र डॉक्टर अरुण साहा फाउंडेशन एवं किरण केजरीवाल, सीए सौरभ आनंद एवं सीए राहुल आनंद केजरीवाल के संयुक्त सहयोग से बनाया गया। मौके पर अमित कुमार, केपी पप्पू, किरण केजरीवाल, डॉक्टर गौरव वर्मा, अशोक कुमार, देवव्रत अकेला, दीपू कुमार, रवि प्रकाश समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसमें धुआं नहीं होगा, वो अच्छे से जल जाएगा। इसके लिए मैं सबको बधाई देती हूँ और मैं आशीर्वाद देती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आज के इस कार्यक्रम को लेकर देखिए, आज के कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर में जो मुक्ति धाम है, ये सभी लोग जानते हैं कि ये मुक्ति धाम जो है ये धाम हो गया है, ये शमशान घाट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जाने वाले ही नहीं जाते हैं, यहाँ बहुत से मतलब कि जैसे बगल में सुमित हैं, वो स्कूल चलाते हैं, शिव पूजा होती है। ये वाकई में एक रमणीय स्थल हो गया है। और आज के इस कार्यक्रम में जो एक स्थापना हुई है कि जो कहते हैं पॉल्यूशन फ्री, जो जितना भी मतलब कि जो प्रदूषण है, प्रदूषण मुक्त मतलब कि एक ऐसी रचना का निर्माण किया गया है। ये रमेश केजरीवाल ने के ही प्रयास से हुआ और उनका कंसेप्ट आज से करीब 1.5 साल 2 साल पहले मुझे हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों नहीं इसको भी हम लोग प्रदूषण मुक्त बनाएं, जिसमें समय भी कम लगे। तो ये कंसेप्ट के लिए वो कलकत्ता भी गए, वहाँ जाकर देखा समझा। ऐसा ही एक मॉडल बना हुआ है पहले भी, लेकिन उसमें एक ही शव एक बार में जलता है। जी जी। इस बार ये जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कम पैसे के कम लागत में, मतलब कि 4 शव एक साथ जल सकते हैं। और इसमें आपको जान करके ये होगा कि सभी लोग जब यहाँ आते हैं ना, तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द, बिना मतलब कि आँख में आंसू बहाए हुए, जो कि मतलब कि ऐसे जाने वाले के तो आंसू बहाते हैं, जी जी। लेकिन धुआं से जो प्रदूषण होता है उससे मतलब कि काफ़ी लोगों को तकलीफ होती थी। अब ये देखिए, आप चिमनी जो लगा हुआ है, ये जो चारों चिमनी, जब एक बार जब किसी का भी अंतिम यात्रा होगी तो जब लाश जलेगी तो सारा धुआं जो है वो चिमनी में चला जाएगा। और ये पूरा निकल करके ऊपर में 100-125 फीट ऊपर में है, जो आसमान में चला जाएगा। पहले धुआं को एब्जॉर्ब करेगा, धुआं को एब्जॉर्ब करेगा। और सबसे उससे भी बड़ी बात क्या है कि तापमान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो 2-2.5 घंटा 3 घंटा लगता था किसी को भी मतलब कि राख होने में, अब देखा जा रहा है कि 1 घंटा 1.25 घंटा में 1.5 घंटा में हो रहा है। तो दोनों बात हो गई, समय की बचत और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति। तो ये मुजफ्फरपुर वालों के लिए, पूरे मुजफ्फरपुर ज़िला के लिए, सभी लोगों के लिए हम लोगों ने फिर अपने लग गए। असल में देखा जाए तो फरिश्ता के रूप में रमेश केजरीवाल हैं, जो रात दिन एक करके खड़े हो करके हमसे संपर्क में रहते थे। ये बात सही है, और हम भी इनके संपर्क में रहते थे। हम लोगों ने मिलजुल करके इसका बनवाया। और आज जो है देखिए कि इसको ट्रायल पर भी लाया है, ट्रायल बहुत सक्सेसफुल हुआ है। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आने वाले समय में शहर के और शहर के आसपास के सभी लोगों को इस नई चीज़ से, नया कंस्ट्रक्शन से बहुत कुछ उनको लाभ होगा, समय में और प्रदूषण में। जिस कार्यक्रम को लेकर ये कार्यक्रम ऐसा है कि इसमें प्रदूषण मुक्त सौदा संस्कार संयंत्र को लगाया गया है। वो लगभग 22 लाख रुपए के लगभग का है। और इसको बनाने में जिनका सहयोग मिला है वो डॉक्टर अरुण साहा फाउंडेशन के द्वारा, जो कि डॉक्टर अरुण साहा चलाते हैं। और इसमें और सहयोग जो है हमारी पत्नी किरण केजरीवाल के द्वारा है, और उनके पुत्र राहुल और सौरभ, दोनों केजरीवाल, राहुल सौरभ केजरीवाल के द्वारा ये संयंत्र लगाया गया है। सबके सहयोग से, उन लोगों के संयुक्त सहयोग से लगाया गया है। ये बहुत ही ऐसी व्यवस्था है जिसमें 400 एक साथ जो ये और प्रदूषण मुक्त होगा, और एक साथ इसको
हो सकता है और प्रदूषण मुक्त है। उसमें जितने भी कार्बन पार्टिकल्स जो आते हैं वो सब कार्बन पार्टिकल्स को ये लिक्विफाइड कर दिया जाता है और लिक्विफाइड करके इस काम को ये एक हम लोगों के जो शमशान घाट जिसको कहते हैं जो मुक्ति धाम है उसकी इसमें काफ़ी जो कार्य हुए हैं उसके साथ में ये एक कड़ी के रूप में है और इसके आगे भी हम लोग कार्य काफ़ी करेंगे और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस स्थल को जो है डेवलप करने की बात आ रही है, महाकालेश्वर मंदिर बनाने की बात आ रही है, तो इस सब के लिए क्या योजना है और कैसे इसको? नहीं, उसमें ऐसा है कि हमारे पास में जो अपनी ज़मीन है उस ज़मीन जो मुक्तिधाम की है उसके अंदर में लगभग अभी तो यही है कि भगवान शंकर महाकाल के यहाँ पर एक मूर्ति जो कि लंबी मूर्ति होगी 51 फीट की मूर्ति होगी उसको इसमें लगाना है और समूचा बगीचा डेवलप करना है चारों तरफ में और वो यहाँ की खूबसूरती और सौंदर्यता को आगे बढ़ाएगी और उसी को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य को अब ये कार्य चालू हो चुका है। कुछ कलेक्शंस हमारे पास आ गए हैं, अभी कलेक्शंस अभी बहुत आने हैं और अब हम ये सोच रहे थे कि अप्रैल के बाद करेंगे, लेकिन किसी एक आदमी ने हमें और इंस्टिगेट कर दिया, उन्होंने दे दिया और कहा कि इसको आगे बढ़ाना है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि ये काम आपको ये बहुत जल्दी ही काम ये लगभग 6-7 महीने के अंदर में पूरा हो जाएगा। नए सत्र 2025-26 में नामांकन के लिए रविवार को मुजफ्फरपुर के पानापुर कड़ियात स्थित संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश परीक्षा ली गई। एक तरफ जहां छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अभिभावकों का हुजूम नजर आया। सभी अपने बच्चों को यहां एडमिशन कराने को उत्सुक दिखे। पिछले वर्षों में इस स्कूल ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है। बोर्ड की सफलता इसका परिचारक है। रविवार 2 फरवरी को आयोजित प्रवेश परीक्षा बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई, जिसका परिणाम 4 फरवरी को घोषित कर दी जाएगी। नामांकन 4 से 9 फरवरी एवं क्लासेस की शुरुआत 3 अप्रैल 2025 से की जाएगी। जिन विद्यार्थियों का किन्हीं कारणवश पंजीकरण नहीं हो पाया, वैसे विद्यार्थियों के लिए आगामी मार्च 2025 में एक निश्चित तिथि की घोषणा की जाएगी। हम 6 क्लास का टेस्ट दे रहे हैं और हम जो पिछले स्कूल में पढ़ रहे थे, हम स्कूल का बहुत नाम सुने थे और हमको पढ़ने का मन था, तो हम इसमें टेस्ट देने आए हैं। 6 क्लास का टेस्ट दे रहे हैं। सुने तो कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत बड़ा स्कूल है, तो मुझे मन था कि हम इस स्कूल में पढ़ें और अच्छे से पढ़ पाएँ। किस क्लास का दे रहे हो? 6 क्लास का टेस्ट दे रहे हैं। 6 क्लास का। यहाँ पता किए थे कैसा पढ़ाई होता है, कैसा स्कूल है? मेरे पापा बताए थे कि संत जोसेफ में अच्छा पढ़ाई होता है, तो वहाँ वो बहुत बड़ा स्कूल और वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, इसीलिए वहाँ पे टेस्ट तुमको दिवाएंगे। कैसा टेस्ट? कोचिंग में स्टूडेंट था, वही बताया। कैसा स्कूल होता है? सर वो बोला कि अच्छा स्कूल है, पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ। क्या नाम होगा? अच्छा, क्या एडमिशन हो जाएगा? लगता तो है। जानकारी मिला कैसा स्कूल है, पता की होगा? मम्मी भी पता की थी और फ्रेंड से भी पता चला। क्या पता चला? कि मतलब एक स्कूल है, अच्छा है, मतलब टीचर्स भी अच्छे हैं। तो हाँ, एडमिशन टेस्ट बच्चे का दिलवाने आए हैं। यहाँ आसपास के जो बच्चे पढ़ते हैं उससे हम लोग जानकारी लिए हैं, तो पता चला है कि यहाँ शैक्षणिक माहौल अच्छा है। शैक्षणिक माहौल के साथ साथ सभी प्रतियोगिता इस सब में भी डांसिंग वगैरह इस सब का भी रिजल्ट अच्छा है। उसके बाद 6 के बाद यहाँ जो लड़का लड़की का अलग सेक्शन बांट के पढ़ाते हैं, ये हमको अच्छा लगा। इसी से हम प्रेरित होकर आसपास के बच्चों से भी प्रेरित हुए हैं, क्योंकि अलग स्कूल में भी पढ़ता है, तो उससे प्रेरित हुए हैं। लगा है कि यहाँ शैक्षणिक माहौल हमारे बच्चों को अच्छा मिलेगा। अब क्या मिलेगा वो तो आगे पता चलेगा। तत्काल के लिए शैक्षणिक माहौल अच्छा सुनते हुए हम इसकी स्कूल से इम्प्रेस हुए हैं और अपने बच्चे के एडमिशन के लिए यहाँ आए हैं। यही जब मैं अपने बच्चे का इंट्रेंस एग्ज़ाम एक्चुअली मेरे लोकल क्षेत्र में एक एफिलिएटेड CBSE स्कूल अच्छा सुने हैं, इसलिए बच्चे को हम सोच रहे हैं कि यहाँ का माहौल अच्छा लगा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो बॉय और गर्ल का अलग अलग सेक्शन है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले आया था तो वो इनसे बात हुई थी, तो विजिट में बोले थे कि मेरे यहाँ जो क्लास का माहौल है, लड़का और लड़की दोनों का अलग अलग बैच है। इससे मैं प्रभावित हुआ कि चलिए बच्चा का एक डिसिप्लिन
शुरू से ही मिलेगा, जो कि अभी जो समाज का कल्चर देख रहे हैं कि बच्चे लोगों का डिसिप्लिन हटते जा रहा है और ये माहौल अच्छा है। और यहाँ का एजुकेशन के बारे में भी पता चला है कि यहाँ का बच्चे लोग जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें भी अच्छा रिजल्ट है। ये सब सुनकर के हमने यहाँ आया है। एडमिशन के लिए मैं पहले मेरे परिवार से 2-3 बच्चे इस स्कूल से पढ़ चुके हैं। मेरा भगनी अभी एक वर्तमान में मेरा भगना भी पढ़ रहा है। अभी मेरे बच्चे कांटी में पढ़ते थे, लेकिन वहाँ से मैंने यहाँ की विधि व्यवस्था मैंने देखी अच्छी है पहले से। मैंने एक ग्रामीण परिवेश में हम लोगों को पढ़ाई लिखाई का माहौल मिल रहा है यहाँ। शहरी कोलाहल से दूर है यह विद्यालय। यहाँ की विधि व्यवस्था, यहाँ लैब और खेलकूद की व्यवस्था भी है। वार्षिक प्रोग्राम वगैरह भी होता है, जो भी फंक्शन होता है, रिपब्लिक डे वगैरह पर भी मैं यहाँ आया था, वहाँ उसको मैंने देखा था। बहुत अच्छा लगा यहाँ का प्रोग्राम। यहाँ के टीचर्स लोगों से भी मैं मिला, क्योंकि मैं एक खुद भी टीचर हूँ, इसलिए मैं टीचर जो यहाँ हैं उनमें से एक टीचर भी सर हमारे पहले परिचित निकले, उनसे मैंने बातचीत की थी और उनसे मैं पहले से प्रभावित था। चूँकि वो यहाँ हैं इसलिए और ज़्यादा मैं प्रभावित हो गया इस विद्यालय से। और इसी कारण मैं अपने बच्चे का ही सिर्फ एडमिशन कराने की सोच रहा था, क्योंकि वह क्लास 6 में एडमिशन में ले रहा है। उसके बाद मैंने अपनी बच्ची के लिए भी यहाँ पुनः रजिस्ट्रेशन करा लिया और उसको भी मैं यहाँ लाने का मैंने सोचा कि मैं उसको भी यहाँ लाऊं और उसको अच्छी शिक्षा दिला सकूँ। दिलवाने पता किए होंगे कैसा स्कूल है? जी, ये स्कूल में मेरी पहले से एक बच्ची पढ़ती है। इस स्कूल का मतलब शिक्षा का जो आधार है वो बहुत अच्छा है और यहाँ टाइम पे तरह तरह के करिकुलम, एग्ज़ाम्स, बच्चे का सर्वांगीण डेवलपमेंट, इसके लिए जगह जगह पर एडमिशन मतलब कोशिश किया जाता है और इनका एग्ज़ाम पर भी बहुत ध्यान होता है और बच्चे के एजुकेशन पर भी। और ये जो यहाँ के जो एजुकेशन है उसका जो मैनेजमेंट है वो हमारे बच्चों के विकास में भी काफ़ी मदद की। इससे प्रभावित होकर मैं अपने छोटे बेटे का एडमिशन के लिए यहाँ आई हूँ। हर वर्ष की भांति इस बार भी नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आज एडमिशन टेस्ट का आयोजन किया गया है। विगत पिछले कुछ दिनों में अत्यधिक ठंड के कारण स्कूल बंद थी, बावजूद इसके सैकड़ों छात्रों ने पंजीकरण कराया और इस स्कूल के प्रतिष्ठा के अनुरूप अपने को एडमिशन लेकर आगे के जीवन संवारने का प्रयास करेंगे। इस एडमिशन टेस्ट में आसपास जो गांव समाज है उनके बच्चे भी हैं, दूर दराज के क्षेत्र के बच्चे भी आए हैं और नामांकन किट्स से लेकर के 9वीं कक्षा के लिए खुला हुआ है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जनवरी 31, 2025 तक थी और जो भी बच्चे रजिस्टर्ड हुए वो आज परीक्षा दे रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो छूट गए हैं, उनके अभिभावक प्रयास कर रहे हैं कि हम भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं और उनका एडमिशन करवाएं। तो इसके लिए हमने देखा है कि जो जगह बचती है उसके अनुसार मार्च महीने में पुनः एक टेस्ट का आयोजन करेंगे, ताकि जो वंचित बच्चे हैं वो भी यहाँ अपना नामांकन करवा सके। विद्यालय का उद्देश्य बच्चे को समुचित विकास, सर्वांगीण विकास, किताबी ज्ञान के अलावा कल्चरल प्रोग्राम, खेल कूद और वो जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं उसकी ओर उन्हें ले जाने का हमारा प्रयास रहता है। संपूर्ण कोई नहीं हो सकता, हम में भी कमी है, लेकिन अभिभावकों के सहयोग से, बच्चों के प्रयास से और अपने विद्वान शिक्षकों के द्वारा हर बार हम कोशिश करते हैं कि हमारा विद्यालय अगले स्तर तक पहुँचे और वो हर बार के रिजल्ट में दिखाई देता है। जो बच्चे यहाँ से निकल कर जाते हैं उनके व्यवहार में दिखता है। हमने यहाँ पर डिसिप्लिन की भी विशेष व्यवस्था कर रखी है और इसी सब को लेकर आसपास के लोग इस विद्यालय को चाहते हैं, बच्चे पसंद करते हैं और वो भी अभिभावक जो पहले उनके बच्चे पढ़ चुके हैं वह निश्चित रूप से अन्य अभिभावक को इस काम के लिए सहयोग करते हैं। सबसे पहले बसंत पंचमी पर सभी शहरवासियों, बच्चे और अभिभावक को बहुत बहुत बधाई। आज विद्यालय में एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया हुआ था। खासकर अपने टीम के साथ सभी अभिभावक को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो विगत 22 वर्षों से हमारे काम को सराहा है, दिशा निर्देशित किया है और हम
उन पे उनके भरोसा को बनाए रखने में उत्तरोत्तर प्रयत्नशील रहे हैं और रहेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहा है।